15 अगस्त 2022 को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं। नारी सम्मान की बात करते हुए वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सब के अंदर नारी को अपमानित करने की विकृति आ गई है। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। देश आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में मग्न था, तभी गुजरात सरकार बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करने का निर्णय ले लेती है। रिहाई के बाद उन 11 रेपिस्टों का स्वागत किया जाता है और यहाँ तक कि गोधरा के बीजेपी विधायक CK राहुल जी बयान देते हैं कि बिल्किस बानो केस के दोषी ब्राह्मण हैं और अच्छे संस्कार के हैं। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए बिल्किस बानो के पति ने बताया कि बिल्किस का पहले इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। बिल्किस बानो ही नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए भी एक झटका था जो अपने अपमान के खिलाफ न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटाती हैं। ये घटना सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को बचाने तक ही सीमित नहीं है, दरअसल बचाने की तैयारी किसी और को है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के चंद दिनों के बाद 30 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश सुनाती है। इसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। गुजरात दंगों से जुड़े इन 9 मामलों में से एक बिल्किस बानो केस भी है। इस सीरीज में उन सभी 9 मामलों की बात करेंगे। आज के एपिसोड में बात करेंगे 3 मार्च 2002 की, जब गुजरात में दंगे का माहौल था। बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उनके परिवार में 3 साल की एक बेटी समेत 15 अन्य लोग थे। दंगाइयों ने इनमें से 7 को मार डाला, जिसमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। बिल्किस बानो के साथ इन दंगाइयों ने सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उन्हें मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर चले गए। बिल्किस उस समय 19 साल की थी, 3 साल की एक बेटी की माँ और 5 महीने की गर्भवती थी। तब वो अपने माँ बाप के घर रंधीकपुर गई थी, जो गोधरा के पास है। इन सब की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2002 को, जब कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डब्बों में गोधरा में आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत हो जाती है। ट्रेन में आग लगने की घटना की अगली सुबह दंगे का माहौल बन जाता है और इलाके में भगदड़ मच जाती है। इलाके में जितने भी मुसलमान होते हैं वे सभी किसी सुरक्षित स्थान की खोज में भाग निकलते हैं। बिल्किस बानो अपने 3 साल की बेटी समेत पूरे परिवार को लेकर सुरक्षा के लिए पहले गांव के सरपंच के यहाँ पहुंचती हैं, लेकिन दंगाई भीड़ वहां सरपंच को ही जान से मारने की धमकी देता है, जिसके बाद बिल्किस बानो मजबूर हो जाती हैं अपने परिवार समेत गांव को छोड़ने के लिए। अगले कुछ दिनों तक बिल्किस और उनका परिवार एक गाँव से दूसरे गाँव तक भटकते रहते हैं, कभी किसी मस्जिद में तो कभी किसी हिंदू परिवार के रहमो करम पर जीवित रहती हैं। 3 मार्च की उस काली सुबह को जब बिल्किस बानो बगल के गांव में जाने की तैयारी में थी, तभी 2 जीपों में सवार कुछ धार्मिक उन्मादी उन पर हमला कर देते हैं। उन्होंने तलवार और डंडों से उन्हें और उनके परिवार वालों को मारा। उन्हीं में से एक उन्मादी ने बिल्किस बानो की गोद से उनकी 3 साल की बेटी को छीनकर जमीन पर पटक दिया। 3 साल की उस बच्ची का सर पत्थर से टकरा गया। शर्मिंदगी की बात यह थी कि हमला करने वालों में से 12 लोग बिल्किस के गांव के पड़ोसी थे, जिन्हें वो रोज अपने आसपास देखा करती थी। इन्हीं में से कुछ ने बिल्किस बानो के कपड़े फाड़ डाले और उनमें से कई ने उनका बलात्कार किया। बिल्किस रहम की भीख मांगती रहीं और अपने 5 महीने के गर्भवती होने का हवाला देती रहीं, लेकिन बहस और धार्मिक उन्माद की आग ने सब कुछ खाक कर दिया। बिल्किस की बहन ने भागने से 2 दिनों पहले ही एक लड़की को जन्म दिया था। इन दंगाइयों ने उनके साथ भी बलात्कार किया और उनके नवजात बच्चे को भी मार डाला। बिल्किस जिंदा बच गई क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और हमलावरों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। उन्हें जब होश आया तो उन्होंने पास में खून से सने पेटीकोट से अपना शरीर ढका और नज़दीक के एक पहाड़ी की गुफा में जाकर छिप गई, लेकिन छिपे रहने से भूख और प्यास तो नहीं मिटती। अगले दिन बिल्किस को जोर की प्यास लगी, तब कोई उपाय न देखकर
उन्हें पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। वहाँ वो एक आदिवासी गांव में पहुंची। पहले तो गांव वाले उन्हें संदेह से देखा और डंडे लेकर मारने आए, लेकिन बाद में मदद करने लगे। उसी गांव में उन्हें एक ब्लाउज और दुपट्टा दिया गया जिससे उन्होंने अपना शरीर ढका। उसी गांव में उन्हें एक पुलिस जीप दिखी। उन्होंने पुलिस के सामने सारी बातें कही, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ कानूनी दांवपेच और धार्मिक उन्मादियों को बचाने की तैयारी। बिल्किस बानो ने पुलिस को सभी हमलावरों के नाम तक बताए, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और अगले दिन उन्हें गोधरा के एक रिलीफ कैंप में भेज दिया, जहां उनकी मुलाकात उनके पति से हुई। इस कैंप में वो अगले 4-5 महीने तक रहे। 15 अगस्त 2022 को एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में नारी सम्मान की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत इस मामले के 11 दंगाइयों को गोधरा उप कारागार से छोड़ दिया जाता है। जब उस आदिवासी गांव के थाने में बिल्किस ने इन सबों का नाम बताया था, तब पुलिस ने इन दंगाइयों को बचाने के लिए बहुत ही हल्का केस बनाया और पुलिस सबूतों को जुटाने में लापरवाही दिखाती रही, जिसका नतीजा हुआ कि पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस ही खारिज कर दिया। लेकिन बिल्किस बानो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया और पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वहां केस के क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और CBI को नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया गया। CBI ने अपनी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया था ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। समाज से लेकर सिस्टम तक बिल्किस बानो के खिलाफ साजिश में कुछ इस तरह लग गया था कि पोस्टमार्टम के बाद शवों का गर्दन काटकर अलग कर दिया गया था ताकि उनकी पहचान ही ना हो सके। केस को कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं आती। CBI ने अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर दोषियों को मदद करने और सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। न्याय की ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ डराने धमकाने का दौर। बिल्किस मीडिया को बताती हैं कि उन्हें धमकियों की वजह से 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बार बार मिल रही धमकियों के कारण बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात के बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील करती हैं और उनका केस मुंबई कोर्ट भेज दिया जाता है, जिसके बाद थोड़ी उम्मीद जगती है। न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद CBI की एक विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराया था। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया और एक की मौत मुकदमे के सुनवाई के दौरान हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम सब के अंदर नारियों का अपमान करने की विकृति आ गई है। क्या ये विकृति गुजरात सरकार के अंदर भी आ गई है? और जब ये सब कुछ हो रहा है, तब खुद प्रधानमंत्री नारी सम्मान के अपने कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं?